हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के लिए रहेंगे, फर्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार शासक किसे कहा जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। वैसे तो हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है, बट जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन जो था वो साहित्यकार भी था, ठीक है। इसकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नागानंद, रत्नावली, एंड थर्ड वन इज प्रियदर्शिका, ठीक है। तो ये 3 रचनाएं थी हर्षवर्धन की, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीगुप्त, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या फिर भानुगुप्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो शासन टाइम है वो क्या रहा है? तो ये रहा है 335 से 375 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसका ये पीरियड रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो ये कहा था V.A. स्मिथ ने, ठीक है। क्यों कहा था? इसके जो सैन्य अभियान थे, ठीक है, उनके लिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था, ठीक है। और उत्तरापथ के 9 शासकों को, ठीक है। 9 और साउथ के दक्षिण, ठीक है। ऐसे याद रखना, नॉर्थ के 9 और दक्षिण के 12, ठीक है। और इनको हराने के बाद इसने विक्रमांक की उपाधि ली थी, ठीक है। विक्रमांक, ठीक है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त, ठीक है। इसने स्थापना की थी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त बोल लीजिए या चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल है वो था 319 से 335, ठीक है, ईस्वी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सबसे पहले चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और 319 में गुप्त संवत चलवाया था, ठीक है। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? ठीक है, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पराक्रमी बोला है, ठीक है। सबसे पराक्रमी शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बोल लीजिए या चंद्रगुप्त प्रथम बोल लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त, ठीक है। जो समुद्रगुप्त था ये सबसे पराक्रमी शासक था। सॉरी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि ये यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है। और युद्ध के लिए दूसरे राजाओं को ललकारा जाता है, ठीक है, उनको चैलेंज किया जाता है। बट जब इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया तो कोई भी राजा अपोजिशन से युद्ध करने के लिए नहीं आया, ठीक है। तो इसके बाद इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है। तो इसने हरिसेन से अपनी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लिया, अपनी प्रशंसा की एक पुस्तक लिखवाई, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। किसने लिखी थी? हरिसेन, ठीक है। किसके बारे में लिखी थी? तो समुद्रगुप्त के बारे में। लिखवाई भी समुद्रगुप्त ने ही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र अंकित है या चित्रित है, ठीक है। किसको दर्शाया जाता था, ठीक है। जो सिक्के होते थे, ठीक है, उन पर वीणा वादन करते हुए दिखाया जाता था, ठीक है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, औरंगजेब या फिर
अकबर। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, और जो समुद्रगुप्त था ये कवि भी था। ठीक है, और इसने कविराज की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, और इसके दरबार में एक बौद्ध भिक्षु रहता था जिसका नाम था वसुबंधु। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, जो इसके दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भित्री गुफा लेख या फिर बिलसाद अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरण अभिलेख। ठीक है, तो एरण अभिलेख में हमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिला। ठीक है, अच्छा, सती प्रथा शुरू कब हुई, किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई रामगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, रामगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, और इसका जो रामगुप्त का एक सेनापति था। ठीक है, जिसका नाम था गोपराज। जब गोपराज की मृत्यु होती है तो इसकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। ठीक है, इससे पहले सती प्रथा नहीं थी तो इसने स्टार्टिंग की थी। और ये क्वेश्चन अगर पूछा भी जाए कि भारत की प्रथम सती कौन थी तो इसका आंसर ऐसे ही मिलता है, गोपराज की पत्नी। ठीक है, बेचारी का नाम ही नहीं दिया है, मतलब सती ये हुई और नाम इसका नहीं है, इसके पति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को सर्वप्रथम बंद किसने किया? ठीक है, शुरू तो हुई रामगुप्त के समय में। ठीक है, बट इसको सर्वप्रथम बंद किसने किया? ऑप्शंस है औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बंद तो इसने किया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, बट इससे पहले भी कोशिश की गई थी। ठीक है, कोशिश किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसने की थी कोशिश मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और इसके बाद इसको औरंगजेब ने भी बंद किया था, अकबर ने भी अपने शासनकाल में इसको प्रतिबंधित किया था। ठीक है, बंद रखा था, मतलब सती प्रथा पर बैन लगाया था। उसके बाद शुरू हो गई थी फिर से। ठीक है, फिर औरंगजेब ने भी बंद रखा, फिर औरंगजेब के बाद भी ये शुरू हो गई। ठीक है, और फाइनली इस पे बैन कब लगा? तो ये लगवाया था राजा राम मोहन रॉय ने विद द हेल्प ऑफ वाइसराय विलियम बेंटिक। ठीक है, ओके, इन 1829। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि सबसे पराक्रमी राजा कौन था। ठीक है, ये महानतम पूछा है। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अच्छा, महानतम शासक पूछा है तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर कुमारगुप्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो रामगुप्त था वो सबसे ऐसे मान लीजिए डरपोक टाइप था। ठीक है, नाकारा बोल सकते हैं। तो सबसे महानतम शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम और रामगुप्त ये दोनों थे समुद्रगुप्त के बेटे थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ही रामगुप्त की हत्या करता है बाद में। ठीक है, और खुद गद्दी पे बैठता है। फिर ये सिर्फ आई थिंक 5 साल के लिए राजा रहा था, ये 5 साल या 5 महीने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस शासक ने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे? ठीक है, मतलब सबसे पहले अपने दरबार में नवरत्न किसने रखे थे? ठीक है, तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, शिवाजी, कृष्णदेवराय और जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो सबसे पहले इसने अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी किसका दरबारी चिकित्सक था? ठीक है, धन्वंतरी चिकित्सक था, बट किसका दरबारी चिकित्सक था, मतलब किसके दरबार में था? ठीक है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर, जहांगीर या फिर शिवाजी। तो इसका आंसर भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, चलिए इनके नाम एक बार ऐसे सुन लेते हैं। ठीक है,
धन्वंतरी तो चिकित्सक था, ठीक है। अमर सिंह था एक, ठीक है, वो महान कवि था और संस्कृत कोशागार था, मतलब सबसे पहले संस्कृत की डिक्शनरी जो लिखी थी वो अमर सिंह ने लिखी थी, ठीक है। किसका दरबारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। और एक कालिदास थे, ठीक है, जो महान कवि थे, महाकवि थे, ठीक है, वो भी इन्हीं के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। और एक हरिशेन थे, दरबारी लेखक, ठीक है। और एक शंकु थे, ठीक है, ये आर्किटेक्चर थे, ठीक है। एक क्षपणक थे, ये ज्योतिषी थे, ऑलराइट। एक बराहमिहिर थे, जो वराहमिहिर हैं, मिहिर होगा, बराहमिहिर, ये खगोल शास्त्री थे, ठीक है। और एक वररुचि थे, ये संस्कृत विद्वान थे। और एक बेताल भट्ट थे, ठीक है, जो बेताल भट्ट हैं ये जादूगर थे, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में संदर्भित है? मतलब राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12, ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर राज्य का अर्थ है संघ से, मतलब भारत से, ठीक है। राज्य मतलब यहाँ पे किसी स्टेट से नहीं है, राज्य मतलब यहाँ पे पूरे देश से है, ठीक है। तो राज्य में क्या राज्य की जो परिभाषा दी गई है उसमें क्या क्या दिया गया है? एक भारत सरकार और संसद, ठीक है। और क्या दिया है? राज्य सरकार, ये राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल में आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे, ठीक है। और स्थानीय सरकार के बारे में दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। स्थानीय सरकार में क्या आता है? पंचायत आएगी आपकी, ठीक है, पंचायत आएगी, नगर पालिका आएगी और जिला बोर्ड वगैरह, ठीक है, ये सब स्थानीय सरकार में आएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे राज्य सरकार में आते हैं, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, अनुच्छेद 12 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है, कि मतलब कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, ठीक है। तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, जो हम आपको पता होगा कि जो हमारी आपातकालीन शक्तियाँ हैं कुछ, ठीक है, तो वो उनका प्रावधान कहाँ से किया गया, मतलब किस देश से हमने ये बोरो की हुई है, ठीक है। ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। अच्छा, जर्मनी से हमने दो चीज़ें ली हैं, एक तो आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं, दूसरा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है। आपको पता होगा कि जब भी आपातकाल लगता है, ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उनका निलंबन कर दिया जाता है, केवल एक दो को छोड़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृति, भाषा एवं लिपि को मानने का और प्रचार करने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ठीक है, कि हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को मानने व उसका प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो
शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हो, ठीक है, मान लो जिस दिन में ओथ सेरेमनी होगी, ठीक है, उस दिन जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी कारण से एब्सेंट हैं, ठीक है, तो कौन दिलाएगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट वरिष्ठ होंगे, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज जो भी वरिष्ठ या बड़े न्यायाधीश होंगे, ठीक है, वो करेंगे फिर ओथ सेरेमनी, ठीक है, वो शपथ दिलाएंगे अगर मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट होंगे, ठीक है। ऐसे तो मुख्य न्यायाधीश ही दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का शासन किसके नाम से चलाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महाधिवक्ता या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया आर्टिकल 77 में, ठीक है, कि संघ का शासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा, ये आर्टिकल 77 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने समय में पुनः भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का पद जब भी खाली होगा, खाली कैसे हो सकता है? या तो वो छुट्टी पे होंगे, या ये हो सकता है कि ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए, या फिर आफ्टर मतलब रिटायरमेंट वगैरह, ठीक है। तो कितने टाइम तक उनका पद खाली रह सकता है और कितने टाइम के अंदर वो भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो खाली तो कभी भी नहीं रहता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो, मतलब एब्सेंट हो, तो फिर मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है कि कितने समय में भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। वो कार्यभार तो संभाल रहे हैं, बट राष्ट्रपति के पद को भरना भी तो है, तो कितने समय में भरेंगे? ऑप्शन है 6 हफ्ते, 2 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने, ठीक है। तब तक उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, ठीक है। और ये इसका प्रावधान जो है वो आर्टिकल 62 में दिया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के भीतर भर दिया जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष कौन होता है? मतलब सभी सैन्य बल, जितने भी सैन्य बल हैं, ठीक है, उन सभी का अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। रक्षा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है? सैन्य बलों का अध्यक्ष का मतलब है कि जब भी अगर कोई युद्ध स्टार्ट होना होता है तो उसके बारे में भी राष्ट्रपति ही आदेश देंगे, ठीक है। अगर किसी युद्ध को रोकना है तो भी राष्ट्रपति ही आदेश देंगे, ठीक है, इसका ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है? मतलब पॉकेट वीटो का, ठीक है। वीटो वैसे 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, वो तीनों हम डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ठीक है, आज तक एक ही बार किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, सरदार ज्ञानी सिंह और प्रतिभा पाटिल। तो इनमें से ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। सरदार ज्ञानी सिंह जी ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 1982 से 1987, ठीक है, इसके बीच में ये राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अच्छा, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया क्यों जाता है? तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को अपने पास रोक के रख सकता है, ठीक है। मान लो देखिए क्या होता क्या है, लोकसभा में कोई भी बिल पेश होगा, ठीक है, फिर लोकसभा में वोटिंग होगी, ठीक है। अगर वहाँ से पास हो गया, ठीक है, तो वहाँ से पास होके जाएगा राज्यसभा में, ठीक है, फिर वहाँ पे वोटिंग होगी और राज्यसभा में भी अगर पास हो गया तो फिर वो वहाँ से जाएगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब राष्ट्रपति अगर ठीक समझें तो उस पर सिग्नेचर करेंगे और अगर सिग्नेचर कर दिए तो वो बिल जो है वो कानून बन जाता है, ठीक है, विधेयक बन जाता है। बट अगर उनको ठीक नहीं लगता है तो वो या तो वापस भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए, या वीटो पॉकेट वीटो ये है कि वो चाहें तो अपने पास बिल को रोक के रख सकते हैं, ठीक है। मतलब पुनर्विचार के लिए भी नहीं देंगे, सिग्नेचर भी नहीं करेंगे, अपने पास रख लेंगे। और कब तक रख सकते हैं? जितना उनका टेन्योर है, ठीक है, तब तक वो अपने पास रख सकते हैं, मतलब 5 साल तक, 5 ईयर।
चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और पॉलिटी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके हस्ताक्षर के बाद कोई भी बिल अधिनियम बनता है? ठीक है, ये मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद मतलब जब भी राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तभी बिल जो है वो अधिनियम बनता है। ठीक है, मतलब कानून बनेगा वो फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र किस भूकंप जोन में आता है? आपको पता होगा कि भूकंप के हमने क्षेत्र जो हैं वो भूकंप के जोन में बांटे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, भारत के ऊपर की साइड को, ठीक है, ये सारा नॉर्थ में हिमालय पड़ता है। ठीक है, इस साइड को तो हिमालयी क्षेत्र जो है, ठीक है, वो कौन से जोन में आता है? जोन 1 में, जोन 3 में, जोन 5 में या फिर जोन 4 में? ठीक है, तो ये आता है जोन 5 में। ठीक है, जो कि सबसे खतरनाक है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं जो हिमालयी क्षेत्र है? तो यहाँ पे एक तो ग्रेनाइट और नीस और एक और पाई जाती है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट, नीस और रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस बल से हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है संपीड़नात्मक बल मतलब कंप्रेशनल फोर्स, ठीक है, तनाव बल यानी कि टेंशनल फोर्स, या फिर गुरुत्व बल ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संपीड़नात्मक बल। अच्छा, संपीड़नात्मक बल होता क्या है? ठीक है, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या मान लीजिए दो प्लेट्स हैं। ठीक है, अब अगर फोर्स एक दूसरे की ओर लग रही हैं, ठीक है, मान लो ए ऑब्जेक्ट है और ये बी है। ठीक है, और ए और बी की फोर्स जो है, ए की फोर्स बी की तरफ लग रही है और बी की ए की तरफ लग रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि ये आपस में टकराएंगे फिर। ठीक है, और यहाँ पे वलय पड़ जाते हैं। ठीक है, और जिससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, दो प्लेटों के आपस में टकराने से। ठीक है, क्योंकि इनकी फोर्स लगी है एक दूसरे की तरफ में। और जो तनाव बल है इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये प्लेट्स हैं। ठीक है, अब बी प्लेट है और ये ए प्लेट है। ठीक है, इसका फोर्स लग रहा है बी का इस साइड और ए का इस साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो तो इसको बोलते हैं तनाव बल। ठीक है, और जो संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स है, ठीक है, इसका और एग्जांपल देखना हो तो यूरोप का यूराल पर्वत है। ठीक है, यूराल माउंट है। ठीक है, तो वो भी कंप्रेशनल फोर्स से ही बना है। ठीक है, तो हिमालय बना है हमारा संपीड़नात्मक बल या कंप्रेशनल फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? ठीक है, देखिए पर्वत होते हैं 4-5 प्रकार के। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर भ्रंश पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का क्या मतलब है? रेजिडुअल माउंट। ठीक है, माउंटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पुराने पर्वत होते हैं। ठीक है, और इनका अपक्षय हो जाता है, अपर्दन हो जाता है। ठीक है, और वलित पर्वत का मतलब होता है फोल्डिंग माउंटेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे हिमालय माउंटेन। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत जिनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी के कारण होता है। ठीक है, और एक होता है भ्रंश पर्वत। ठीक है, अच्छा, तो अरावली पर्वत जो हैं वो किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं ये पुराने पर्वत होते हैं। ठीक है, ये बहुत पुराने होते हैं और इन पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो काम ज़्यादा प्रभावी होती है इन पे। ठीक है, जिनसे क्या होता है फिर इन पर्वतों का अक्षय या फिर अपर्दन हो जाता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि पर्वत का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जो क्योंकि देखिए जो अरावली पर्वत है ये पहले फोल्डिंग माउंटेन था। ठीक है, मतलब वलित पर्वत था, जैसा हमारा आज हिमालय माउंटेन है। ठीक है, वैसा ही था ये पहले अरावली पर्वत, बट अब ये अपनी लास्ट स्टेज में है। ठीक है,
क्योंकि हर कोई भी पर्वत होगा उसकी लास्ट स्टेज होती है वो रेजिडुअल ही होती है, ठीक है। लास्ट में उसका अपक्षय होना है, अपर्दन होना है, ठीक है। इस तरह से वो ख़त्म होता है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को चोमोलुंगमा किस देश में कहा जाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हर देश में एक अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चोमोलुंगमा किस देश में कहा जाता है हिमालय पर्वत को, ठीक है। ऑप्शन है भारत, तिब्बत, नेपाल या फिर चीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, ठीक है। तो चाइना में बोला जाता है चोमोलुंगमा, ठीक है। अच्छा, नेपाल में क्या बोला जाता है, तो सागरमाथा, ठीक है। और भारत में तो हम हिमालय ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के नीचे कौन सा पठार है, ठीक है। लोकेशन ऐसे है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, ऐसे ये 3 पर्वत हैं, ठीक है। और इनके नीचे यहाँ पे पड़ता है एक पठार, ठीक है। अच्छा, तो ये बताना है कि ये पठार कौन सा है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। अच्छा, तो इनकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पता होगा कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, ठीक है, तो भी आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने में के लिए कि कौन सा पठार हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शंस है मालवा का पठार, शिलांग का पठार, मेवाड़ का पठार या फिर दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलांग का पठार, ठीक है। ठीक है, तो यह है शिलोंग का पठार। अच्छा, और यहाँ पे होती है सबसे, यहाँ पे एक जगह है मासिन राम, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्या कि इसके नीचे की साइड को है यहाँ से बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि ये पड़ता है आई थिंक मेघालय में है, हाँ मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया और शिलोंग का पठार, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल से जब मानसून उठती है, ठीक है, मानसून जाती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आगे नहीं बढ़ती है, यहीं पे ये पहाड़ियाँ इसको रोक के रखती है, ठीक है। तो बारिश यहाँ पे भरपूर होती है जिससे, ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और इन पहाड़ियों की अगर आकृति की इनकी आकृति की वजह से होता है ऐसा कि मानसून की ज़्यादा से ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, ठीक है। इन पहाड़ियों की आकृति पूछी जाए तो कीपनुमा आकृति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, ठीक है। तीव्र ढाल इन द सेंस ऐसे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे बोल सकते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट यूराल, माउंट राकापोशी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट राकापोशी, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो ये हमारे लद्दाख में है, ठीक है, माउंट राकापोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्साई चीन क्षेत्र किसके मध्य विवादित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस हैं चीन और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान या फिर चीन और नेपाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है भारत और चीन, ठीक है क्या, मतलब लद्दाख का जो एरिया है वो चीन ने अधिकृत कर लिया है, मतलब उस पर अपना अधिकार कर लिया है, ठीक है। और जो अक्साई चीन है ये लद्दाख से LAC के द्वारा अलग होता है, ठीक है, मतलब हमारी बाउंड्री बनाता है LAC, ठीक है। और इस साइड को पड़ता है अक्साई चीन और यहाँ पे पड़ता है लद्दाख, ठीक है। एक्चुअल में था ये लद्दाख का पार्ट बट चाइना ने इसको कब्जा लिया है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा मैप पे समझना चाहें तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगी अगर मैप बन पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊपर का पार्ट है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है, कि है क्या। देखिए
यहाँ पे है LAC, ठीक है। और ये है अक्साई चेन, मतलब ये जो लाइन है, ठीक है, ये LAC है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इस साइड है लद्दाख, ठीक है, और ये है अक्साई चेन, ठीक है। और यहाँ पे है एक लेक, ठीक है, कौन सी, पेंगोंग सो, ठीक है। यहाँ पे है पेंगोंग सो लेक, ठीक है, और बॉर्डर पे है, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया अक्साई चीन आपका, ठीक है। और यहाँ पे है एक सक्शम वैली, ठीक है। अब सक्शम वैली का सीन ऐसा है कि पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया था चाइना को, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो है ये है गिलगिट क्षेत्र, ठीक है। इस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जो एरिया है ये आएगा आपका POK, ठीक है। जो ये है आज़ाद कश्मीर, ठीक है, जिसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। ये आज़ाद कश्मीर है और ये आएगा गिलगिट क्षेत्र, ठीक है। तो 1947 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इसको POK बोलते हैं हम, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये है आज़ाद कश्मीर और गिलगिट, ठीक है। और इनके बीच में जो ये लाइन है, ठीक है, ये आएगी आपकी LOC, ठीक है। मतलब एक साइड पे आज़ाद कश्मीर और गिलगिट है, ठीक है, और बीच में LOC है, और दूसरी साइड जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसकी पार्टीशन हुई है, ठीक है। और जो LAC है ये वाली, ठीक है, तो इसके एक साइड मतलब चाइना ने अब ये कब्जा के रखा हुआ है, ठीक है। तो चाइना और दूसरी साइड भारत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया था अक्साई चीन किसके मध्य है, तो भारत और चाइना के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक अलग देश कब बना, ठीक है, मतलब एक सेपरेट कंट्री कब बना है, ठीक है। ऑप्शन है 1947 में, 1971 में, 1948 में, या फिर 1965 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में, ठीक है। 1947 में ये इंडिया का पार्ट था, ठीक है। 1947 में जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, ये मतलब जो ईस्ट बंगाल था, ठीक है, बांग्लादेश तो ये बाद में बना, तो ये फिर ये ईस्ट बंगाल का पार्ट दे दिया गया था पाकिस्तान को, ठीक है। ये इसको ईस्ट पाकिस्तान भी बोलते थे, ठीक है। फिर बाद में 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया, ठीक है, वो भी इंडियन आर्मी ने ही करवाया था, ठीक है। तो 1971 में ये एक अलग देश बना, ठीक है। 1947 से 1971 तक ये पाकिस्तान का पार्ट रहा, ठीक है। और फिर आज़ाद हुआ 1971 में, ठीक है, फिर बना एक अलग कंट्री। अच्छा, भारत की सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो है, लैंड बाउंड्री जो है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की है, 4076, ठीक है, 4076 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये बाउंड्री लगती है हमारी भारत और बांग्लादेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलवुड जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। ये है जो हमारा थार मरुस्थल है, ठीक है, थार डेजर्ट है, उस क्षेत्र में पड़ता है ये, ठीक है, आकलवुड जीवाश्म पार्क, ठीक है। और ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ठीक है, जो थार मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वैसे तो मरुस्थल जो भूमि होती है उसमें बहुत कम जनसंख्या रहती है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर, बट विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कोई है तो वो है थार, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। जैव विविधता क्या होती है कि अलग अलग प्राणी या जीव रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ पे है? असम में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या मिजोरम में? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है, पहले की वीडियो में भी डाल दिया था शायद। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये जोड़ता है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये, ठीक है।
चलिए अब हम डिस्कस करेंगे HPGK के 10 क्वेश्चन, ठीक है। द लेक ऑफ सिंगल फ्लोटर किस झील को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है रिवालसर, सरवालसर, पराशर या फिर मानतलाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराशर। अच्छा, पराशर की हाइट कितनी है सी लेवल से? 2730, ठीक है, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 घंटों वाली देवी मंदिर कहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं किन्नौर, चंबा, मंडी या फिर सिरमौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरमौर, ठीक है। तो सिरमौर में है 84 घंटों वाली देवी, ठीक है। इसको बाला सुंदरी मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपा आश्रम कहाँ है, ठीक है। ये मंदिर है लिपा आश्रम, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? लाहौर में है, स्पीति में है, किन्नौर में है या शिमला में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किन्नौर में है, ठीक है। और लिपा आश्रम जो है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा का कुल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं 5739 स्क्वायर किलोमीटर, 2825 स्क्वायर किलोमीटर या 5505 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 6522 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। 6522 स्क्वायर किलोमीटर है चंबा का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा है 5739, तो ये है कांगड़ा का, ठीक है। तो एक साथ 4 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरे पे लिखा है 2825, ठीक है। तो ये है सिरमौर का, ठीक है। फिर लिखा है 5505, ठीक है। यहाँ पे 5505 नहीं होगा, 5503 होगा, ठीक है। तो 5503 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये है कुल्लू का, ठीक है। तो इस तरह हमने 4 कर लिए कंप्लीट, ठीक है। ये आ गया चंबा, ठीक है। कांगड़ा का हो गया ये 5739 स्क्वायर किलोमीटर, सिरमौर का 2825 स्क्वायर किलोमीटर और कुल्लू का 5503 स्क्वायर किलोमीटर और चंबा का 6522 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेक ऑफ डर्टी वाटर किस झील को कहा जाता है, ठीक है। करेरी, कराली, भृगुतुंग या लामाडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराली, ठीक है, ऑप्शन बी। और कराली ये शिमला में है, ठीक है। और जो करेरी है ये कांगड़ा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शंस है पंडित भाजूमल, कृष्णानंद स्वामी, बाबा कांसीराम या फिर हरि सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा कांसीराम। तो बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दिया है पंडित भाजूमल, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो ये बोला जाता है पंडित भाजूमल को पहाड़ी फ्रंटियर गांधी, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है कृष्णानंद स्वामी, ठीक है। इनको बोला जाता है सिंधी गांधी, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड दिया हुआ है ये थर्ड तो मतलब बाबा कांसीराम दिया है, इनको तो पहाड़ी गांधी बोला जाता है, ठीक है। फिर है फोर्थ पे हरि सिंह, इनको बोला जाता है शेर ए हिंद, मतलब ये उपाधियां दी हुई है इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देवकोठी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, ठीक है। ये चंबा में है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 12 मेगावाट या 14 मेगावाट या 15 मेगावाट या फिर 16 मेगावाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 मेगावाट की, ठीक है, चंबा में है ये। अच्छा नेक्स्ट है किसाऊ जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं 640 मेगावाट, 615 मेगावाट, 660 मेगावाट या फिर 680 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 660 मेगावाट की। अच्छा जो किसाऊ जल विद्युत परियोजना है ये 2 स्टेट के बीच में है, यूके और एचपी के बीच में, ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, दोनों की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरासियूल जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। जो बैरासियूल जल विद्युत परियोजना है कितने मेगावाट की है? 196 मेगावाट, 198 मेगावाट या 199 मेगावाट या 178 मेगावाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 198 मेगावाट, ठीक है। रावी नदी पे है और चंबा में है।
चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मैडी मेला कहाँ लगता है, ठीक है, और कब लगता है, ठीक है। तो ये लगता है फ़ेब में, ठीक है, फरवरी में। अच्छा, लगता कहाँ पे है, बिलासपुर, सोलन, ऊना या फिर हमीरपुर। तो ये लगता है ऊना में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आज के हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टेट पीसीएस या एलाइड सर्विसेज या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर जगह ये हेल्पफुल रहेंगी वीडियो, ठीक है। इनमें हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो।